इसके बाद पढ़ने वाले हो क्या चीज़, कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हो, कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण। तो आपको यही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, फिर आपको ये एनसीईआरटी की सारी चीज़ें आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का पोर्शन उठा करके लेकर के आए हैं आपको समझाने के लिए, है ना। ठीक है, एनसीईआरटी का पोर्शन है। ठीक है, चलो, तो एनसीईआरटी का पोर्शन में यहाँ जो भी चीज़ें लिखी हुई है मैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, और उसके बाद फिर राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंड एक टॉपिक मिलेगा। इस टॉपिक को अपन क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, राइबोसोम के साथ पढ़ेंगे, है ना। एनसीईआरटी में पहले दे रखा, लेकिन मैं इसको कब पढ़ाऊंगा, जब मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगा, जब राइबोसोम पढ़ाऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा वहाँ। ठीक है, मैं एनसीईआरटी का पोर्शन इसलिए लेकर के आ रहा हूँ, मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ, नहीं तो आप बाद में बोलोगे, आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आप बोलोगे सर ने तो ये टॉपिक तो पढ़ाया ही नहीं, शायद छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है, वो क्या है कि राइबोसोम का पार्ट है, राइबोसोम का ही पार्ट है, राइबोसोम के बारे में सारी चीज़ें दे रखी है, तो राइबोसोम को राइबोसोम के टाइम पे पढ़ाएंगे। ठीक है, जब राइबोसोम पढ़ाएंगे। ठीक है क्या, चलो, तो अभी आपको पढ़ाता हूँ मैं, है ना। फिर यूकेरियोट के बारे में बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं हम बेटा एनसीईआरटी की कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण। जो अब हमने समझा है, जो आपको हम समझाने वाले हैं, उस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी अपनी जगह चेंज कर लेता हूँ, ताकि यहाँ लाइट सही नहीं आ रही है ना, थोड़ा लाइट का फ़र्क पड़ रहा है, लाइट सही नहीं आ रही है, शायद तक यहाँ लाइट ठीक है। हाँ, कोशिश करते हैं। देखो, लाइट वाइट से कुछ लेना देना नहीं है आपको, तो आपका कंटेंट जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं बैठा हूँ, है ना, आवाज़ सुना रही है, इतना क्लियर होना चाहिए, और आपको मेरी आवाज़ सही से आनी चाहिए। बाकी पढ़ने वाले बच्चे सब कुछ अच्छे से पढ़ लेते हैं, और नहीं पढ़ने वाले तो हम बिल्कुल डांस करके भी दिखाते हैं क्लास में, तो भी नहीं पढ़ पाएंगे वो, है ना। ऐसे ही होता है ना। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ लेता है, जो डाउट है उसके लिए तो बैठे ही हैं हम। चलो, तो कोशिका आवरण और उसके रूपांतर। आवरण मतलब बाहर क्या है, अब हम उसको डिटेल में अच्छे से देखने वाले हैं। लेकिन ये किसकी कोशिका के बारे में बात हो रही है बेटा, प्रोकैरियोट की कोशिका के बारे में बात हो रही है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम, जो कोशिका आवरण और रूपांतरण जो लिख रखा ना, वो किसके बारे में बात कर रहा है, किसका, प्रोकैरियोट का। लाइट तो यहाँ भी सही नहीं आ रही है, लाइट में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। लाइट तो सही आ रही है, लेकिन यहाँ पर सही नहीं है, मैं अपने फोकस में सही नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको देख लीजिएगा क्या दिक्कत है। चलो, अब बात करें, सबसे पहले बात कर रहे हैं क्या, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, विशेषकर जीवाणु की कोशिकाएं, एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण से मिलकर बनती है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई घर है तो घर की दीवारें होगी, दीवार के ऊपर प्लास्टर किया होगा, प्लास्टर लगाया होगा सीमेंट का, और उसके ऊपर पेंट किया होगा। तो आवरण जो है, घर का आवरण इस टाइप का बना हुआ है, उसी टाइप का प्रोकैरियोट का भी आवरण कैसा बना हुआ है वो देखते हैं। तो ये जो है, ये 3 लेयर का, 3 परतों का, 3 सतहों से मिलकर के बना हुआ है। बोलिए मेरे साथ, ठीक है। उन तीनों सतहों के नाम है, बाहर से हम अंदर की ओर चलेंगे, ऐसे ही याद रखना है, बाहर से अंदर की ओर। सबसे पहले कैप्सूल, सबसे पहले बाहर क्या, कैप्सूल, आच्छद जिसको कहते हैं, ठीक है, वो होता है। फिर कोशिका भित्ति मिलती है ना, कोशिका भित्ति। और वो कैप्सूल किसका बना है, क्या है, वो डिटेल में बात करेंगे। फिर कोशिका भित्ति मिलेगी, और फिर अंदर चलेंगे तो आपको क्या मिलेगी, कोशिका झिल्ली मिलेगी। कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और अंदर जाते जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं। ठीक है, आच्छद, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ऐसे करके हम अंदर जाते जा रहे हैं। कितने बार समझ आई क्या, ये तो हुई कवरिंग। घर की जैसे हमारी कवरिंग होती है ना, घर की बाउंड्री होती है ना, लेयर होती है ना, उसी टाइप से हमारी सेल की बाउंड्री है। ठीक है क्या, चलो आ जाओ। हम कहीं गायब हो गए, अभी रुक जाओ, देखते हैं क्या हो गया। हाँ बच्चों, तो क्या समझ में आया आपको बात, कि 3 लेयर हैं। ठीक है, तो अब देखो, बात करो, इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाता है। कितनी, 3 लेयर्ड की, 3 स्तरीय, है ना, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय। ठीक है, जैसे बाह्य परत बनी होगी ग्लाइको कैलिक्स की, इसको हम कैप्सूल कहते हैं या आच्छद कहते हैं। जो बना हुआ है किसका, ग्लाइको कैलिक्स का। या तो आप सीधे कह सकते हैं कि ऊपर ग्लाइको कैलिक्स है, कैसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्लाइको कैलिक्स, क्योंकि कैप्सूल जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, इससे अच्छा है आप ग्लाइको कैलिक्स कहें तो ज़्यादा ठीक है। तो बाहर क्या हुआ, बाह्य परत किसकी हुई, ग्लाइको कैलिक्स की, समझ आया। फिर आओ, अंदर आते हैं। फिर अंदर आया, इसके बाद क्या मिलता है, कोशिका भित्ति। इसके पश्चात क्या मिलेगा, कोशिका भित्ति। मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा, एक एक चीज़ आपको अच्छे से डिटेल में दिखाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, कोशिका भित्ति। फिर और गए, उसके बाद क्या मिलेगा, जीव द्रव्य झिल्ली। क्या मिलेगा आपको, सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स,
सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। इतना सुना है क्या? बोलिए। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, हर का कार्य अलग अलग है ना। जैसे दीवार में, तो दीवार में ईंट का कार्य अलग है, ईंट का कार्य अलग है ना, जो दीवार जिसकी बनी वो ईंट का कार्य अलग है। सीमेंट जो पोत रखी है, सीमेंट जो लगा रखी है उसका कार्य अलग है, सीमेंट का काम अलग है यार। और ऑयल जो कर रहे हैं उसका कार्य अलग है। उसी टाइप से गाइकोकैलिक्स का कार्य अलग है, कोशिका भित्ति का कार्य अलग है, कोशिका झिल्ली का कार्य अलग है। तो कितना सिंपल है, कोई भी जरा टफ वाली बात तो इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। हमारे घर की सुरक्षा किस चीज़ की है? दीवार की है। अगर किसी ने बाहर से माना कि क्या करा, गोली चला दी, तो छोटा गोला बम फोड़ दिया, कुछ भी गिरा, तो हमारे घर की दीवारें हमको सेव कर देती ना, सारा जो है वो अपने ऊपर ले लेती हैं जब तक कि वो टूट ना जाए। उसी टाइप से अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई भी एनीथिंग है जो भी बैक्टीरिया को हार्म कर सकती है, प्रोकैरियोट को हार्म कर सकती है, वो तीनों इसके लिए क्या करती हैं? सुरक्षा का कार्य करती है। तो ये सुरक्षा इकाई की तरह कार्य करती है। क्या इतनी बात समझ आ गई क्या? बोलिए, ठीक है क्या? चलो, जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। यानी अब हम बात करने वाले ग्राम स्टनिंग की। इससे पहले मैं आपको डायग्राम में एक बार वो दिखा देता हूँ, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स और इसका डायग्राम एक बार और आपको दिखा देते हैं, आओ, है ना, एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि आपके लिए चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। मेरा पर्पज़ क्या है कि आपके लिए चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। ये देखिए, जो बाहर आपको खोल दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जो आपको बोल रहे हैं ना कि खोल है, खोल पानी की, वही उसको आप खोल कहें, कैप्सूल कहें, ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ कहें, एक ही बात है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है ना। अरे इसमें एक्चुअली दिक्कत ये है, जब इसको छोटा करूँ, हाँ, क्या हो क्या रहा है आज। तो ये जो बाहर है क्या है बेटा? ये है खोल। बाहर क्या मिलेगा आपको? खोल, ठीक है क्या? कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ। उसके नीचे क्या मिलेगी? ये क्या है? सेल, जो येलो कलर की दिख रही है वो क्या है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, है ना। और उसके अंदर क्या होगी? मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, एक ही बात है, ठीक है क्या? इतना सुनाया, देखा। और ये सब मिल करके क्या बना रहे हैं? पूरी कोशिका की आवरण, है ना, प्रोकैरियोट का पूरा एक आवरण बना है। इतना सुनाया क्या? क्लियर है? बोलिए, सबको क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? सिंपल है यार, कुछ नहीं इसमें, है ना। डायग्राम दिखाने के लिए मैं आपको इधर आ गया हूँ, ठीक है। चलो वापस बताते हैं आपको, आगे बढ़ जा। हाँ देखो, अब क्या होता है कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ग्राम, GRAME, ग्राम, है ना। आप फिजिक्स में पढ़ते ना कितने ग्राम का है, उसी टाइप से साइंटिस्ट का नाम है ग्राम। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट हो ना, इनके नाम ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ग्राम नाम के साइंटिस्ट है, इनने क्या करा, अलग अलग प्रोकैरियोट्स को, अलग अलग बैक्टीरिया को, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्या करा, कलर के डुबो डुबो करके देखा, अलग अलग कलर में। अभी बात करेंगे कौन से कलर में किस में क्या, बस ऐसे जनरल समझिए पहले। तो अलग अलग जगह डुबो डुबो करके देखा, तो उन्होंने देखा कि कुछ तो ऐसे हैं जिनके अंदर कलर आ जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर कलर वैसा नहीं आता है। तो उन्होंने उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट हुआ ना, मतलब एक ही जैसे जीवाणु हैं, लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन कुछ में कलर दिख रहा है, कुछ में नहीं दिख रहा है, कुछ कलर ले रहे हैं, कुछ कलर छोड़ रहे हैं, कुछ कलर नहीं ले रहे हैं। तो ये भी पृथक करने का, वर्गीकृत करने का क्राइटेरिया हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हुआ ना। अभिरंजित करने के, अभिरंजन करना मतलब कलर करना, है ना, कलर करना। तो उसके लिए दो का, जो कलर ले लेते थे उनको हमने कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जीवाणु, और जो कलर नहीं लेते थे उनको कहा ग्राम नेगेटिव जीवाणु। कहती मासो नहीं, आओ देखो। जैसे जो ग्राम अभिरंजित हो जाते थे उन्हें धनात्मक या ग्राम पॉजिटिव, इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं इसलिए हिंदी में धनात्मक, ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया, ग्राम धनात्मक जीवाणु, ठीक है क्या? प्रोकैरियोट। एवं जो अभिरंजित नहीं हो पाते थे, जो ये कलर नहीं लेते थे, उनको क्या कहते थे? ग्राम ऋणात्मक कहते थे। क्या बात सुनाई क्या? बोलिए। अरे जो कलर ले लेंगे उनको ग्राम पॉजिटिव या ग्राम धनात्मक, और जो कलर नहीं लेते हैं उनको ग्राम ऋणात्मक। इतनी सिंपल सी बात है, क्या ठीक है? सुनाई बात। अब देखो, अब मैंने बोला कि कलर ले ले, कलर कलर मतलब कौन सा कलर, कौन सा? एशियन पेंट? अरे एशियन पेंट
कौन सा कलर? कलर कलर मतलब क्या? तो हम जो क्या करते हैं लेब में 4 प्रकार के रंजक बनाते हैं, अभिरंजक बनाते हैं, कलर बनाते हैं, है ना, सॉल्यूशन बनाते हैं, केमिकल सॉल्यूशन बनाते हैं। कौन कौन से टाइप के हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी में है नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। देखो नीट में क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बहुत कम चांसेस है कि आए, लेकिन आप एक बार अपनी कॉपी में एक बार ये चारों को अच्छे से खाली नाम लिख लेंगे और किसका क्या कार्य है वो लिख लेंगे और समझ लेंगे चीज़ों को अच्छे से, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, देखो ध्यान से सुनो। पहले हम 4 बोतल लेते हैं अलग अलग, ले लिया हमने 4 बोतल, सब में अलग अलग 4 सॉल्यूशन बनाएंगे। पहले ध्यान से सुनना, 4 अलग अलग सॉल्यूशन बनाएंगे। पहला सॉल्यूशन जो बनेगा उसको कहते हैं हम क्रिस्टल वॉयलेट। ये एक पाउडरी फॉर्म में आता है केमिकल, उसको डिस्टिल वाटर में, बिल्कुल प्योर डिस्टिल वाटर में, नॉन आयोनाइज वाटर में घोल करके उतनी मात्रा कितनी लेनी है वो सब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, वो आपको पता होते हैं, लेब में बता दिए जाते हैं कितना लेना है, इतना बनाना है ना। तो वो लेकर के आप बनाते हो और उतना सॉल्यूशन बना लेते हो, किसका? क्रिस्टल वॉयलेट का। नाम ही इसका वॉयलेट है, वॉयलेट कलर का ये सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। दूसरा है आपका आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन एज ए डायरेक्ट नहीं मिलता है, आयोडीन मिलता है इन फॉर्म ऑफ मतलब आयोडीन मिलता है प्लस इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड आपको अलग से लेना पड़ता है, दो लेकर के एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसको कहते हैं हम आयोडीन सॉल्यूशन। इतना सुना है? देखो मेरे को हिंदी में स्लाइड मिली नहीं इसलिए मैं इंग्लिश में स्लाइड लेकर के आया, लेकिन बात वही है, आयोडीन का विलयन, है ना। क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन का सॉल्यूशन। तीसरा हम सॉल्यूशन लेते हैं इथाइल अल्कोहल का, जो कोरोना के टाइम पे अल्कोहल के सैनिटाइजर वे सब यूज़ कर रहे थे, वही वाला अल्कोहल, है ना, इथाइल अल्कोहल का। तो इसको बोलते हैं इथेनॉल, या आप यहाँ पर अल्कोहल लिखा है तो वो इथेनॉल ही है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत सी बार क्वेश्चन आते हैं, हमारे मॉड्यूल में भी कुछ क्वेश्चन है या बहुत सारी जगह ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, कि कौन सा जो है वो यूज़ किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल यूज़ किया जाता है। इथाइल अल्कोहल को हिंदी में इथाइल अल्कोहल ही कहेंगे, है ना, इथाइल अल्कोहल, ठीक, तो इथेनॉल ये यूज़ किया जाता है। फिर लास्ट में एक और किया जाता है सेफ्रानी। तो हमने ऐसे 4 सॉल्यूशन बना लिए, क्या बात समझ आई? तो क्या किया जाता है यहाँ पर 4 टाइप के जो सॉल्यूशन है, उससे पहले हम क्या करते हैं, एक क्या लेते हैं, स्लाइड लेते हैं। आपने देखी होगी स्लाइड कैसी होती है, ऐसे ऐसा रेक्टेंगल स्लाइड होती है ना। आपने लैब में देखी होगी स्लाइड होती है ना, स्लाइड आपने देखी होगी, सब लोगों ने स्लाइड तो देखी होगी। अब उस स्लाइड में क्या करते हैं, स्लाइड में जहाँ से भी हम जिस बैक्टीरिया को हमको टेस्ट करना है, देखना है, वहाँ से कॉलोनी को पिक करते हैं, कॉलोनी लेते हैं। कॉलोनी होती है बैक्टीरिया की, ये आपको दी जाएगी, आपका टीचर जो है आपको बताएगा कि ये कॉलोनी है, इसको आपसे ले लीजिए। तो आप फोर्सेप्स से या किसी अलग अलग जो टेक्निक होती है, या फिर आपका नाइक्रोम वायर होता है अलग से, तो उसको आप लेमिनार एयर फ्लो के अंदर बैठ करके, ताकि दूसरे कंटामिनेशन ना आए, ख़राब ना हो, उससे उठा करके इस स्लाइड के बीच में यहाँ से ऐसे रख देते हैं, रख दिया। इसको रखने के बाद आप क्या करते हैं, एक वाटर का ड्रॉप, डिस्टिल वाटर का ड्रॉप लेकर के, डिस्टिल आयोनाइज वाटर का ड्रॉप लेकर के इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, और इसको पूरा ऐसा ऐसा कर देते हैं, ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है, आई बात सुनने क्या, इतना कर दिया। फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको वही से ब्रश की हेल्प से या किसी हेल्प से ऐसे ऐसे से थोड़ा सा फैला देते हैं, पानी मतलब बैक्टीरिया सारे जो है वो वाटर में, पानी में आ गए। फिर क्या करते हैं, एक थोड़ा सा हल्का सा बर्नर या ऐसा कुछ स्टार्ट करते हैं, और इस स्लाइड को लेकर के जाते हैं उस बर्नर के ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा उसकी फ्लेम के ऊपर ऐसे ऐसे, उसको कहते हैं फिक्सेशन का प्रोसेस, उसके ऊपर रख के क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, मतलब उनको सारा को फिक्स कर देते हैं, तो वो पानी पानी उड़ जाता है और बैक्टीरिया उसके ऊपर चिपक जाते हैं, उसके ऊपर रह जाते हैं। क्या बात सुनाई? ऐसा कर लेते हैं। उसके बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है, कौन सा, ये प्रोसीजर, उसके बाद ही ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है ना, पर ऐसा होता है ना, अपन डायरेक्ट लेकर के ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में जब आगे आप पढ़ोगे तो आपको ये सब सिखाया जाएगा, सारी प्रोसीजर आपको सिखाया जाएगा। अभी आपको बस जनरल आइडिया लेना है, जनरल चीज़ों को समझना है, क्या क्या सॉल्यूशन यूज़ होते हैं और कैसे किया जाता है, बस दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर, राइट। बात सुन आ रही क्या, है ना, ये लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या डालेंगे बेटा, सॉरी क्रिस्टल वॉयलेट डालते से, क्रिस्टल आयोडीन बोल रहा हूँ, क्रिस्टल वॉयलेट डालते से इसका कलर कैसा हो जाता है, वॉयलेट कलर के हो जाता है। तो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होंगे या ग्राम नेगेटिव भी बैक्टीरिया होंगे, दोनों बैक्टीरिया की सेल ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, मेनली सेल वॉल के अंदर कलर लग जाएगा। कौन सा कलर लग जाएगा, वॉयलेट कलर, तो वॉयलेट कलर लग जाएगा। क्या इतनी बात सुनाई? पहला कलर कौन सा हुआ, क्रिस्टल वॉयलेट। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आप कैसे दिखने लग गए, इस कलर को हम कहते हैं पर्पल कलर। कौन सा कलर, यहाँ लिखा हुआ कौन सा कलर, पर्पल कलर। आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, आपको पिक्सल बढ़ाने पड़ेंगे थोड़े से, है ना। आप जब भी वॉच करो या मैं बोल रहा हूँ तो उसको ध्यान रखो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों कैसे दिखेंगे बेटा,
पर्पल कलर के। पर्पल एक कलर होता है ना, पर्पल कलर आपको देखा होगा, बैंगनी, बैंगनी जिसको कहते हैं वही कलर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं हम, उसको रहने देते हैं। फिर उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन को लेते हैं। फिर उसको लेते हैं आयोडीन सॉल्यूशन को लेते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से ताकि क्लियरिटी आ जाए। फिर क्या लेते हैं, क्या कर रहा है, आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन को, आयोडीन सॉल्यूशन को इसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर डालते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन को उसी स्लाइड के ऊपर डाला तो ये क्या हो जाएगा, ये कलर थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा कलर हो जाता है, लेकिन अभी भी पर्पल के पर्पल दोनों ही पर्पल बैक्टीरिया ही दिखते हैं। यहाँ तक सुना है। मतलब अभी क्या हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आपसे अगर पूछा जाए क्या हम अलग अलग कर पाते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, ग्राम धनात्मक ग्राम ऋणात्मक को? आप कहेंगे कि सर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों हमको पर्पल दिख रहे हैं, कैसे करेंगे? हाँ, अब आगे की बात होती है और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनेंगे। आप डालेंगे इथेनॉल, अरे क्या नए नए कारनामे हो रहे हैं। आप डालेंगे क्या, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, या फिर आपने जो अल्कोहल बनाया था वो डालेंगे, है ना। इसको कहते हैं कि ये डीकलराइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। डीकलराइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, अभिरंजन को हटाने वाला, अनअभिरंजित करने वाला, कलर को हटाने वाला। लेकिन अब ध्यान से सुनना, जो बैक्टीरिया ग्राम धनात्मक होंगे उसमें से कलर नहीं जाएगा। तो ये जो है वो ग्राम धनात्मक है। कौन, ये कोकस, राउंड राउंड बैक्टीरिया क्या है, ग्राम धनात्मक है, इसीलिए इनके अंदर कलर ये है। क्या बात समझ आ रही क्या? लेकिन आप दूसरों को देख रहे हो, जैसे ये बेसिलस, ये लंबे लंबे बैक्टीरिया, मैं आपको बेसिलस और ये तो पढ़ा चुका हूँ, है ना। ये जो लंबे लंबे बैक्टीरिया दिख रहे हैं, ये लंबे लंबे जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं, इनमें क्या हुआ देखो, इनका कलर गायब हो गया, इनका कलर निकल गया। इनका कलर निकल गया मतलब क्या हुआ, इनका कलर निकल गया मतलब ये हुआ कि इनने वो अभिरंजन नहीं लिया, बाहर फेंक दिया वापस, है ना। तो अब आप कहेंगे एक चीज जो है वो आपको यहाँ समझने की, हाँ जी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ग्राम स्टेनिंग यहाँ पर खत्म हो गई थी, तो बिल्कुल ग्राम स्टेनिंग यहाँ पर अल्कोहल के सॉल्यूशन के आने तक ग्राम स्टेनिंग खत्म हो गई थी। यानी क्रिस्टल वॉलेट डाला, आयोडीन डाला और अल्कोहल डाला, यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग खत्म हो चुकी है। क्योंकि क्यों खत्म हो गई, क्योंकि वी आर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। एक में कलर है, एक में कलर नहीं है। लेकिन समस्या ये है जिसमें कलर नहीं है उसको देखोगे कैसे, जिसमें कलर नहीं है उसको देखोगे कैसे, वो कैसे दिखेंगे, ग्राम पॉजिटिव तो दिख जाएंगे, पर आपको वो पता भी तो चलना चाहिए, हाँ या बैक्टीरिया है कि कचरा है कि पता नहीं क्या है, क्योंकि स्लाइड पे तो और भी चीज़ें आ सकती हैं। बात समझ आ रही क्या? आप एलएफ के अंदर बैठ के काम थोड़ी कर रहे हो, लेमिनार एयर फ्लो के अंदर बैठ करके काम नहीं कर रहे कि कंटामिनेशन नहीं आएगा, कुछ और भी चीज़ें नहीं आएगी, दूसरे भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। बात सुनाई। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत समझने वाली बात है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन का और यूज़ करते हैं, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सेफ्रानिन। सेफ्रानिन भी एक डाई है, इसको कहते हैं काउंटर डाई, काउंटर स्टैनिंग। क्या बोलते हैं, काउंटर स्टैनिंग, मतलब जिससे को कलर किया था उसका कलर निकाल दिया, वापस से कलर करने को बोलते हैं काउंटर स्टैनिंग। ये सारे इंग्लिश में है बेटा, हिंदी में एक्चुअली मेरे को मिला ही नहीं, तो आप बस इसको इंग्लिश में समझ लीजिए, आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके पास कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये एनसीईआरटी में नहीं है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस मैं लेकर के आया हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपको कोई भी चीज़ों में परेशानी नहीं हो, इसलिए बस आपको इसका हिंदी में मिल जाएगा, ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, बस आपको इसके ध्यान रखना है। बस ये चारों के सॉल्यूशन के ध्यान रखना, आपसे इतना ही पूछेंगे, पर आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर तो होनी चाहिए ना। एक टीचर का काम क्या है, सारी चीज़ें क्लियर करवाना, तो मैं चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ। अब देखो, जैसे आप कलर करोगे तो जो ग्राम पॉजिटिव है वो तो पर्पल का पर्पल ही दिखेगा, लेकिन जिसके अंदर कलर नहीं था अब वो कलर लेकर के रेड कलर का हो गया। तो आपसे पूछा जाता है कि ग्राम धनात्मक किस कलर का, तो आप कहेंगे पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का। किस कलर का, बैंगनी कलर का। लेकिन ग्राम ऋणात्मक कौन से कलर का, आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, आप कहेंगे लाल कलर का या पिंक कलर का, गुलाबी कलर का। बैंगनी और गुलाबी दो अलग अलग कलर है बेटा, ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लाल और गुलाबी को हम एक ही कहते हैं लगभग। यहाँ पर ये देखो बिल्कुल लाल नहीं दिख रहा है, ये गुलाबी दिखते हैं, लाल और गुलाबी एक है, लेकिन बैंगनी अलग है, पर्पल अलग है। तो पर्पल कहो ग्राम पॉजिटिव को, रेड या पिंक कहो ग्राम नेगेटिव को। क्या इतना याद रहेगा? आपको पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ गया क्या? बोलिए, बताइए, आए समझ में, है ना। कितना आसान है, कितना क्लियर है, बहुत ही आसान है, कोई दम वाली बात ही नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूँ, थोड़ा सा और समझाते हैं। एक स्लाइड और लेकर के आए आपके लिए। अरे चल जा भैया, ये देखिए
देखो जैसे यही मैंने आपको प्रोसीजर समझाया। सबसे पहले क्या किया मैंने, फिक्स किया, स्लाइड लेकर किया, उसके ऊपर फिक्स किया, फिर क्या डाला, क्रिस्टल वॉयलेट डाला, तो कैसा कलर आया, देखो देखो देखो, वॉयलेट कलर आया। उसके बाद थोड़ा सा आयोडीन डाला, तो आयोडीन थोड़ा सा उसको वॉयलेट को थोड़ा सा हल्का कर देगा, क्या कर देगा, हल्का कर देगा, हल्का होगा तो पर्पल कलर हो जाएगा। वॉयलेट और पर्पल में थोड़ा सा अंतर होता है, पर हम जनरली बोलते हैं कि वॉयलेट ही है, पर्पल ही है। क्या बात सुना रही है ना। पिछली वाली साइड में आप देखा होगा वहाँ भी पर्पल लिखा है, बाद में भी पर्पल लिखा है, दोनों जगह। लेकिन आप कह सकते हैं कि पहले क्रिस्टल वॉयलेट डाला था तो वॉयलेट कलर था, बाद में पर्पल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है क्या, है ना। बैंगन जैसा कलर, बैंगन का जैसा कलर होता है इसलिए इसको बोलते हैं बैंगनी कलर, राइट, है ना। उसके बाद क्या किया, ग्राम पॉजिटिव में जैसे ही हमने डीकलराइज किया तो कलर नहीं निकला, ग्राम स्टेनिंग यहाँ पे खत्म हो चुकी है, लेकिन हम देखें कैसे, उसके लिए हम आगे की काम कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको करते हैं तो यहाँ बैंगनी कलर वाला बैंगनी कलर का ही दिखता है, और जिसके अंदर कलर, सॉरी, जिसके अंदर कलर चला गया उसके ग्राम नेगेटिव था, ग्राम ऋणात्मक था, उसके अंदर से कलर चला गया। इतना समझ आया क्या, बोलिए, क्लियर है, ठीक है, बहुत सिंपल। अब हम उसको देखें कैसे, तो देखने के लिए हमने क्या करा, उसके अंदर एक और कलर डाल दिया, जिस कलर को हम कहते हैं सेफ्रानी रो, सेफ्रानी डालते सीधे वो रेड दिखेगा, रेड या पिंक दिखेगा, देखो पिंक दिख रहा है, रेड नहीं दिख रहा है, रेड कलर तो अलग होता है, पिंक दिख रहा है ना, रेड पिंक हम कह देते हैं, पर ये रेड पिंक एक ही बात है, रेड और पिंक दिखना, कौन, ग्राम नेगेटिव, ग्राम ऋणात्मक, और ग्राम पॉजिटिव जो है, ग्राम पॉजिटिव वो कैसे दिखेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे दिखेंगे, पर्पल कलर के, बैंगनी कलर के। तो क्या आप पहचान लोगे, अलग अलग कर लोगे, बात सुन आ रही क्या, एक टाइप के बैक्टीरिया एक ही कलर लेंगे, दोनों कलर नहीं ले सकते, या तो ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव होगा। ग्राम पॉजिटिव के एग्जांपल होते हैं, ग्राम नेगेटिव के एग्जांपल होते हैं। आपको इतना नहीं जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा दो एग्जांपल सबके याद कर लेना, एक में इक्वलाई का अधिक अच्छे से याद कर लेना, बस इतना काफ़ी है ना। ये भी कि आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाए तो, नहीं तो अभी तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं इसलिए हम पढ़ा नहीं रहे, पर आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा, क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज में भी जाओगे तो माइक्रोबायोलॉजी में सारे एक्सपेरिमेंट हो गए, तो फिर वहाँ आपको प्रोफेसर चिल्लाएंगे, प्रोफेसर बोलेंगे बोलो तुमको इतना ही नहीं आता, कहाँ से पढ़ के आया हो, है ना, कोई आता वाता तो ही नहीं दूंगा, फिर वो आपको तब लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ तो आनी चाहिए थी, है ना। तो ये माइक्रोबायोलॉजी है, तो माइक्रोबायोलॉजी की चीज़ें भी आना चाहिए, ठीक। चलो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में ऐसा क्या है कि ये कलर ले रहा है कलर नहीं ले रहा है, उसका मेन डिफरेंस है क्या, देखो मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझो। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपने कहा हाँ सर यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सही है, ये है ग्राम पॉजिटिव, ये है ग्राम नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। फिर यहाँ पर ग्राम आउटर मेम्ब्रेन लिखा है प्रोटीन की, ठीक है। उसके बाद देखो, सॉरी सॉरी गलत, यहाँ पर ने गलत कर दिया, हाँ क्या गलत कर दिया, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ भी ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस मतलब दो वॉल के बीच में स्पेस को बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ी सी हल्की सी जो स्पेस जगह रहेगी, खाली जगह, उसको कहते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखो, उससे पहले देखो यहाँ क्या बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकन की कौन होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। तो क्या यहाँ भी पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है, हाँ जी सर, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल, इतना क्लियर है, दोनों यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे आपको। ये स्ट्रक्चर जो है सेम, ये कई स्ट्रक्चर यहाँ पर भी इतना बना हुआ है, क्या इतना समझ आया मेरी बात। क्या अंतर है, ग्राम नेगेटिव जो हैं वो ऐसा क्या कर रहे थे कि वो कलर को बाहर फेंक दे रहे थे, वापस कलर नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर एक अलग से और लेयर है, एक अलग से और लेयर है, किसकी लेयर है, वो लेयर है किसकी, लिपिड की, लाइपोपोलीसेकेराइड और प्रोटीन की, लिपिड, लिपिड समझते हैं आप, लिपिड तेल जैसा, है ना, तरल तेल जैसा, ठीक है, तेल जैसा। तो तेल, अब देखो आपके हाथ में, कभी आपने ये चीज़ तो करी होगी, आपके हाथ में अपन तेल लगा लेते हैं ना, तेल लगा रहते हैं हाथ पे, उंगलियों पे तेल लगा देते हैं। अब उसके बाद अपन पेन लियो और पेन लेकर के उससे कुछ लिखो, तो क्या अपन लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते। अरे नहीं लिख पाते, क्यों नहीं लिख पाते, मतलब कलर वहाँ पर लग नहीं पाता है, कलर वहाँ पर लग नहीं पाता है। ऐसे ही इसके साथ हुआ, जो कलर अंदर गया था, अल्कोहल जैसे डाला तो वो धुल के बाहर आ गया, क्योंकि उसके ऊपर क्या था, तेल था, उसने तेल लगा रखा था ऊपर, लिपिड था, लाइपोपोलीसेकेराइड था, लिपिड था, लिपिड यानी तेल यानी वसा, वसा जैसा, तो उसको क्या कहते हैं, लाइपोपोलीसेकेराइड। क्या समझ में आ गई, क्या सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए क्या, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। देखो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया, इतना डिटेल में जाने की वजह से कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप चाहो तो कर सकते हैं, आप चाहो ना करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए एक एक को हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा सबसे आउटर लेयर की, जो है ग्लाइकोम कैलिक्स।
यहाँ पर ग्लाइकोलिक्स लिख दिया आपकी एनसीईआरटी ने, बल्कि वो ग्लाइकोकैलिक्स ही है। तो बाहर की लेयर को, फर्स्ट लेयर को आप क्या बोलोगे, बोलिए मेरे साथ बोलिए, क्या नाम है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणु में रचना व मोटाई में भिन्न भिन्न होती है। अब मतलब देखो हम भी होते हैं ना, तो हमारी किसी की कोई जो है लंबा होता है, कोई छोटा होता है, तो बैक्टीरिया में भी कोई किसी के पास ग्लाइकोकैलिक्स ज़्यादा है, कम है, इस टाइप की होगा, तो उसमें भी अलग अलग हो जाता है ना। जैसे हमारा भी कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, तो हम कहते हैं ना ये तो गोरा है, ये तो काला है तो सब मनुष्य, वैसे है तो सब जीवाणु, लेकिन गोरा काला का अलग अलग हो गया, तो यहाँ भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव उसके हिसाब से अलग अलग हो जाएंगे। देखो आप बात समझते हैं, कुछ में यह ढीली आच्छद होती है जिसे अवपंक परत कहते हैं। हिंदी में थोड़ा सा टफ है, लेकिन क्या बोल रहा है कि यह ढीली सी होती है, हल्की हल्की सी होती है, मतलब अटैच, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होती है, ढीली सी होती है और आच्छद बनाती है, लेयर बनाती है, ठीक है। इसको अवपंक परत कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, यानी कि ढीली सी और पतली सी होती है। आच्छद यानी कि हल्की सी, पतली सी, मुलायम सी, जिसको कहते हैं आच्छद, तो उसको कहते हैं अवपंक परत। स्लाइम लेयर, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं बेटा, स्लाइम लेयर। स्लाइम आप समझते हैं, स्लाइम आपने जैसे एलोवेरा के अंदर से आप एलोवेरा ग्वारपाठा आप लेकर के आते, उसके अंदर से थोड़ा सा आप निकालते तो क्रीमी क्रीमी सा निकलता है ना, बिल्कुल ऐसा गद्दी गद्दी जैसा, स्लाइम इसको आप बोलते हैं। अंदर से क्या आप ऐसे उसको पानी को आप ऐसे हाथ पे यूँ करेंगे तो वो कैसा रहेगा, स्लाइम स्लाइम सा रहेगा, उसको आप बोलेंगे स्लाइम। बात सुनाइए क्या, उसको क्या कहते हैं, हम स्लाइम कहते हैं। बहुत स्मूथ है यार ये तो, बड़ा चिपचिपा सा है यार ये तो, कहते हैं मुझे बड़ा चिपचिपा सा है ना, दैट्स नोन एज स्लाइम। तो उसको कहते हैं अवपंक परत। तो जो ढीली आच्छद होती है उसको अवपंक परत कहते हैं। याद रखेंगे, याद रख लोगे, बोलो। तो अगर बाहर ऊपर कैसी हो, बिल्कुल ढीली सी हो, स्लाइम स्लाइम सी हो, चिपचिपी सी हो, रसेदार हो, तो उसको कहते हैं अवपंक परत। कौन, ग्लाइकोकैलिक्स, बैक्टीरिया के बाहर। दूसरे बैक्टीरिया में कुछ में ये क्या हो सकती है, मोटी हो सकती है और थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, कठोर हो सकती है, थोड़ी सी कठोर, टफ हो सकती है, तब हम उसको कहते हैं कैप्सूल। जैसे आप कैप्सूल खाते हैं ना, तो उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो कितनी हार्ड होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है ना, अंदर जाने के बाद वो फिर गल जाती है, लेकिन बाहर होती है ना हार्ड, तो उसको कहते हैं संपुटिका। हिंदी में इसको कहते हैं कैप्सूल, कैप्सूल लिख दिया इन्हें, कैप्सूल या फिर संपुटिका। तो वह दूसरों में यह मोटी होती है, कठोर आवरण के रूप में हो सकती है, जिसको क्या कहते हैं, संपुटिका या कैप्सूल। क्या बात सुना रही है, सिंपल है, बोलो। दो टाइप की ग्लाइकोकैलिक्स, एक तो ढीली आच्छद यानी कि स्लाइम जैसी लेयर, जिसको क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर, इंग्लिश में कहते हैं स्लाइम लेयर, हिंदी में अवपंक परत। इतना समझा। किसी में बिल्कुल टफ हो सकती है, बिल्कुल टफ, जैसा हमारा मिट्टी होती है, तो मिट्टी जब कठोर हो जाती है तो मटका बनती है, मटका बनती है तो मटके को आप बजा के देखो, जैसे वो कठोर हो जाता है ना, बिल्कुल हार्ड हो जाता है तो मिट्टी, पर वो हार्ड हो गई, है ना, समझ आ रही बात। तो उसको क्या क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, मोटी और कठोर हो जाती है, जिसको कहते हैं कैप्सूल या संपुटिका। क्या इतना याद रहेगा, क्या बोलो, समझ में आया क्या। चलो डायग्राम दिखाते हैं आपको, आओ एक बार और डायग्राम देखें। ये डायग्राम देखो, देखो दिख रहा है डायग्राम, ये क्या है, कैप्सूल, ये दिखा है कैप्सूल, इसको क्या है। अब मुझे बताओ, कैप्सूल लिखा है मतलब क्या है, हार्ड होगी, कठोर होगी, या फिर आच्छद जैसी होगी, या फिर मतलब मुलायम सी होगी, तो आप कहेंगे कठोर होगी सर, है ना, कठोर होगी तभी तो हम कैप्सूल कहेंगे, संपुटिका कहेंगे। क्या बात सुना रही है। अगर ढीली और आच्छद हुई तब तो हम क्या कहेंगे, अवपंक परत कहेंगे, यानी कि स्लाइम लेयर कहेंगे। लेकिन यहाँ पर स्लाइम जैसी नहीं दिखाई, डिपेंड करता है किस बैक्टीरिया में कैसे क्या है, ठीक है। तो अब ये दिखाने के लिए आपको डायग्राम लगा है, बाकी तो कोई मतलब नहीं। कैप्सूल हो गया, फिर सेल वॉल हो गई, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। क्या बाहर का वातावरण, बाहर का आवरण आपको समझ में आया क्या, बोलिए, सब क्लियर हुआ क्या, सब सारी चीज़ क्लियर हुई। इस डायग्राम में वापस मैं आपको दिखाऊंगा, और भी डायग्राम अपने पास वो दिखाएंगे, लेकिन अभी एक एक चीज़ को पढ़ते जा रहा है, जिस चीज़ को पढ़ते जा रहा है उस उसका डायग्राम में आप उस टाइम पे आपको वो डायग्राम में वो चीज़ दिखाना है। क्या बात सुना रही क्या, बोलिए, कितने लोगों को क्लियर है, सबको क्लियर है एवरीवन, है ना। आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और जल्दी जल्दी हम, क्योंकि हम ज़बरदस्त कंटेंट आपको देंगे, ठीक है, जो कि टॉप फैकल्टीज़ का, टॉप फैकल्टी मतलब हाँ, हमारा जो कंटेंट है जो कि टॉप क्लासेस में चलता है, वो सारा कंटेंट आपको फ्री में देंगे। पूरी बायोलॉजी आपको फ्री में पढ़ाई जाएगी। बस आप है ना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाइए, जल्दी से जल्दी लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। उससे क्या होता है कि हमारा, मेरे को मोटिवेशन होगा, कि नहीं तो हम क्या क्लास ही पढ़ा रहे हैं, फिर हमको मज़ा नहीं आता कि यार कब पढ़ाएंगे यार, बच्चे के शायद ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसी चीज़ हो जाती है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, आओ। हाँ जी, अब हम बात करते हैं उसके बाद, कैप्सूल के जस्ट नीचे कौन था, यानी ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे कौन था, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति एक टफ लेयर होती है,
है ना। और आपसे अगर पूछा जाए जो ग्राम स्टेनिंग हो रही थी वो मेन किसकी वजह से हो रही थी, क्या चेंज था, क्या बदलाव था, कोशिका भित्ति की वजह से हो रहा था। कोशिका भित्ति में ही क्या था, लाइपोपोलीसेकेराइड था, लिपिड था, है ना। लाइपोपोलीसेकेराइड किस में था, कोशिका भित्ति में था, सेल वॉल में था, और उसकी वजह से ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक बन रहे थे बैक्टीरिया। ठीक, याद रहेगा क्या पॉइंट, बोलिए, सबको याद रहेगा। ठीक, चलो, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारण करती है। हाँ, हमारा घर है तो हमारे घर का आकार निर्धारण कैसे होगा, किसी का घर ऐसे लंबा सा होता है, किसी का घर ऐसे वर्टिकली ऐसे ऐसे ज़्यादा होता है, किसी का घर ऐसे चौड़ाई में ज़्यादा होता है, फिर ऐसे पतला सा होता है, तो कैसे निर्धारित होता है, क्योंकि हमारे दीवारें कैसी है उस पर निर्धारण करता है। अरे घर की बाउंड्री कैसी है उस पर तो निर्धारण होता है। उसी टाइप से कोशिका भित्ति ही निर्धारित करती है कि बैक्टीरिया का आकार कैसा होगा। क्या बात समझ आ रही है, बोलिए, सबको समझ आ रहा है, ठीक है। यह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है। सशक्त यानी कि बहुत ही शक्त है, सुरक्षा देने वाली है, सशक्त, इसके अंदर शक्ति है प्रोटेक्शन करने की, सुरक्षा देने की, सशक्त, संरचनात्मक, संरचना बना रही है, भूमिका प्रदान करती है, एक कार्य कर रही है, जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। हाँ, क्या मतलब है, अगर बैक्टीरिया कभी ऐसी कंडीशन में चले गए, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ नहीं मिलते हैं, बैक्टीरिया सब जगह मिलते हैं, कभी कभी बैक्टीरिया सॉल्ट वाटर में भी मिलते हैं। आपको मैं नमक का पानी दे दूँ, पानी में थोड़ा सा नमक बहुत ज़्यादा डाल करके आपको दे दूँ, आप नहीं पी पाओगे। लेकिन बैक्टीरिया ऐसे में भी रह लेते हैं। कैसे रह लेते हैं, ये क्या बात हुई, बैक्टीरिया कैसे रह लेते हैं, क्योंकि हमारी जो सेल, हमारे पास जो है सेल वॉल नहीं है, हमारे पास कोशिका भित्ति नहीं है, हमारे पास कोशिका झिल्ली है। तो हमारी कोशिका झिल्ली क्या करती है, उन आयंस को, उस पानी को अलाउ करती है, या अंदर से पानी को बाहर भेज देती है, ओस्मोसिस बोलते हैं उसको। वो चीज़ आप आगे पढ़ोगे, है ना, 11वीं में आप आगे जाकर के पढ़ोगे, क्योंकि अंदर क्या है, पानी का कंसंट्रेशन, पानी की मात्रा ज़्यादा है, पर मीटर क्यूब में मापेंगे हम, या पर लीटर क्यूब में मापेंगे, और बाहर की ओर जब नमक मैंने डाल दिया तो पानी की मात्रा उस कंपेयर में कम है, तो अंदर से पानी बाहर आ जाएगा। अगर आप नमक वाले खारे पानी में चले गए ना, बहुत ज़्यादा खारे पानी में, तो आपकी बॉडी से सारा वाटर बाहर आने लग जाएगा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, और आप ढीले ढीले होकर के वहीं, इसलिए कहते हैं कि खारे पानी में, जैसे समुद्र में क्या दिक्कत क्या है, तैरो ना आराम से, नहीं जा पाते ना, नहीं रह पाते समुद्र में, तो नहीं ना अपन ना हम खारा पानी पी सकते हैं, पी सकते हो क्या। मेन बात टेस्ट की नहीं है, मेन बात है कि सेल जो है वो डीप्लाज्मोलाइज हो जाएगी, निपातित हो जाएगी। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा कंडीशन तक अगर आप कर दोगे बहुत ज़्यादा तो फिर दिक्कत है, लेकिन थोड़ी बहुत कंडीशन, बहुत अच्छी ठीक ठाक कंडीशन तक ये चलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ है सेल वॉल, और सेल वॉल एक कठोर होती है, तो वो अंदर अलाउ नहीं करती पानी के अंदर जाने को, या आयन के सोल्ट के अंदर बाहर जाने को। क्या बात समझ आई क्या, कितनी क्लियर बात है ना, समझ आई बात क्या। तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया फट नहीं सकता, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एक जैसा बना रहेगा। ये बिल्कुल घर की दीवारों जैसा ही है, कि बाहर से अगर मैं कितना ही पानी फेंकूँ, कितना ही नमक का पानी फेंकूँ, तो क्या मेरे घर के अंदर को कुछ होगा क्या, नहीं होगा। अरे क्योंकि दीवारें इतनी मजबूत है हमारी। उसी टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पर। क्या समझ में आया, क्या सबको समझ में आया, बोलिए, कितने लोगों को समझ में आया, सबको आ गया, है ना, क्लियर है। बच्चों के यहाँ के सामने बैठे रहते ना लाइव में, तो मज़ा आ जाता है, पर अभी ठीक है, अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, तो लाइव होगा तब तो मज़ा आ जाएगा सच में। आप आओ लाइव में, मज़ा आ जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर कोशिश करिए कि बढ़ाइए, है ना, आप जगह जगह पर शेयर करिए लोगों को, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। फिर 1000 सब्सक्राइबर अपन लाइव चलाएंगे, लाइव में खूब मज़ा आने वाला है। लाइव में किस तरीके से पढ़ाता हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। आपने आज तक ऐसा ट्यूशन नहीं देखे होंगे कि ये क्या सर गजब पढ़ाते हैं, है ना, ऐसा मज़ा आ जाएगा। हमको यहाँ जब फीडबैक मिलता है ना, तो बच्चों को भी मज़ा आ जाता है, तो फिर बात ही अलग है। आप आइए लाइव में। चलो, अब बात करते हैं जीव द्रव्य झिल्ली की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि हमारे पास भी है, बैक्टीरिया के पास भी है, सभी के पास है। बिना इसके जीवन नहीं हो पाएगा, ये तो सबको मिलनी है। कोशिका भित्ति जो हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। ग्लाइकोगैलिक्स हो सकता है हो या ना हो, प्रोकैरियोट में भी, ठीक है। और कोशिका भित्ति कौन सा ऐसा प्रोकैरियोट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसा प्रोकैरियोट है जिसमें किसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। जल्दी से आप चाहिए मेरे, फटाफट से आप दीजिए, बोलिए। पढ़ाया मैंने, पिछली क्लास में पढ़ाया, बोलिए कौन सी। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, प्रोकैरियोट है। पीपीएलओ क्या है, प्रोकैरियोट है, जिनके अंदर क्या होता है, कोशिका झिल्ली तो होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती। याद करके जाना, याद करना ही करना है, ठीक है। क्या समझ आ रही है बात, है ना, ठीक है। चलो, जीव द्रव्य झिल्ली के बारे में बात करते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली प्रकृति में वर्णात्मक होती है, यानी आप इसको
सिलेक्टिव होती है। वर्णात्मक मतलब सिलेक्टिव, मैंने बताया ना कि ये सिलेक्ट करके लेती है कि सोडियम आयन आया, लूँ या ना लूँ, अंदर जब कमी है तो लूँ, है ना, अंदर लूँ, बाहर कमी नहीं है तो ना लें, ऐसा करके वर्णात्मक होती है, सिलेक्टिव होती है। और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाने में रखने में सक्षम होती है। बाह्य के वातावरण से कम्युनिकेशन चलता रहता है। आयन को अंदर लेना है, पानी को बाहर देना है, नहीं पानी को अंदर देना है, पानी को बाहर देना है, क्या करना है, ऐसी चीज़। पर कहीं कहीं इसकी लिमिट आ जाती है कि जैसे अंदर पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बाहर कम है, तो इसको ऑस्मोसिस करना ही पड़ेगा। ये तो नहीं चाहती है पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फिनोमिना है, ये नेचर का फिनोमिना है। जहाँ भी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वो लोअर कंसंट्रेशन की साइड अपने आप ही मूव करेगा। उसमें फिजिक्स लग रही है, उसमें बायो का कोई रोल नहीं है, उसमें नेचर का रोल है ना। तो वहाँ इसके साथ दिक्कत हो जाती है। नहीं तो ये भी नहीं चाहती कि सेल किस कौन सी सेल चाहती है कि अपने आप को श्रिंक कराना, है ना, ऐसा बिल्कुल श्रिंक कराना चाहती कोई सेल नहीं चाहती, ठीक है, पर कराना पड़ता है, ऐसी बात बोल रहा है। संरचना अनुसार ये झिल्ली यूकेरियोट झिल्ली जैसी होती है, बोला ना, सब में झिल्ली जो है वो एक जैसी ही मिलेगी। प्रोकैरियोट की कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली या यूकेरियोट की जीवद्रव्य झिल्ली समान होती है, ध्यान रखेंगे। क्या बोल, सबको ध्यान रह जाएगा क्या, बोलिए। अब एनसीईआरटी का वो पॉइंट वहाँ तक आप जाकर के पढ़ लीजिए तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आप कहोगे कि हाँ सर इतना हमको सब कुछ समझ में आ गया है। अब हम बात कर रहे हैं मेसोसोम की। मेसोसोम के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके बताओ मुझे, पढ़ चुके हैं ना, हाँ। पर और अब डिटेल में बात कर रहे हैं, डिटेल में बात करते हैं एक विशेष। अब मेसोसोम की बात यहाँ क्यों आई, क्योंकि हम कोशिका झिल्ली को पढ़ रहे हैं। मैंने बोला था कोशिका झिल्ली जो है वो अंदर एक संरचना बना लेती है, ऐसे मुड़ जाती है, और उस मुड़ने की वजह से अंदर कुछ क्रियाएं चलने लग जाती है, और वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में जैसी क्रियाएं चलती हैं यूकेरियोट में, वैसी की वैसी क्रियाएं प्रोकैरियोट में मेसोसोम के अंदर चलने लग जाती है। इसलिए इसको एक अलग से नाम दिया, जिसका नाम दिया क्या, मेसोसोम। और इसके अलग अलग कार्य हैं। जो भी इसके अलग अलग कार्य हैं वो सब आपको याद करके जाना है। वो नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल आएगा, मैं भी आपको पढ़ाता हूँ, चलो सुनो, ठीक है। देखो पहले एक बार सुनो। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है। किसके फैलाव से, कोशिका या जीव द्रव्य झिल्ली के फैलाव से, बताया ना। डायग्राम एक बार और दिखा देंगे आपको, एक बार और डायग्राम दिखाऊंगा, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेसोसोम कहते हैं, याद रहेगा, ठीक है क्या। यह फैलाव पुटिका यानी ऐसा लंबा लंबा, नली का और लंबा, कुछ लंबा तो उसको पुटिका कहते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नली जैसा तो नली का, या पटली का, राउंड शेप में गोल जैसा, ऐसा गोले जैसा, ऐसा भी बन सकता है, इसके फॉर्म में हो सकता है, यानी छोटा सा लंबा सा, है ना। चलो डायग्राम बना के बता देता हूँ। जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है ना। अब इसके अंदर क्या हुआ, ऐसा मुड़ा होकर के, इस टाइप का कुछ मुड़ा होकर के ये पूरा ऐसा कुछ हो गया, तो इसको आप पुटिका कहोगे। अगर ये थोड़ा सा लंबा सा हो जाता है, कैसा, अगर ये थोड़ा सा ऐसा लंबा सा, ऐसा यू लंबा सा हो गया, तब आप उसको नलिका कहते हो। और जब ये पूरा ऐसा राउंड सा हो जाए, इस टाइप का हो जाए, इस टाइप का हो जाए, ये पूरी लेयर है, सेल वॉल है और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और ये इस टाइप का हो जाए, और यहाँ पर ये इसको कहेंगे आप क्या, मेसोसोम। इसको क्या कहोगे आप, मेसोसोम कहोगे। किसको, इसको आप मेसोसोम कहोगे। क्या बात समझ आई क्या। तब ये पटलिका के रूप में हो जाता है। तो ऐसे 3-4 टाइप के ऐसे बन सकते हैं। अभी डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ठीक है क्या, बोलो, क्लियर है, चले आगे। चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 5 स्टार लाइन है। इसको कितना स्टार लगाओगे आप एनसीईआरटी में, 5 स्टार, 5 स्टार लाइन लिखोगे, है ना। हम बच्चों से पूछते भी हैं, है ना, 5 स्टार लाइन। ये मेसोसोम है, इसके कार्य क्या है, ये क्यों बना मेसोसोम, ऐसा क्यों बनाया, नेचर ने ऐसा क्यों किया कि मेसोसोम बनाया, ध्यान से समझना। यह कोशिका भित्ति निर्माण में किसके हैं, बना किससे है, कोशिका झिल्ली से, लेकिन उसके बाहर कोशिका भित्ति है, तो उसके मटेरियल को बनाने का कार्य इसका है। इसकी जो चीज़ें जो कोशिका भित्ति को बनाने में लगेगी उसका कार्य इसका है। तो ये कोशिका भित्ति के निर्माण में, किसमें, कोशिका भित्ति के निर्माण में, डीएनए प्रतिकृति में, डीएनए डुप्लीकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में। जो डीएनए है ना, एक डीएनए से और डीएनए बनाना है, जब बैक्टीरिया को अलग अलग करना है तो उसके रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, मदद करता है। वह इसकी संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। प्लस संतति कोशिका में जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन गया और एक कोशिका से दूसरी कोशिका है, तब ये इसको हेल्प करता है कि बोले इस रास्ते से होकर के जाना है इस कोशिका में, इस रास्ते से होकर के जाना है इस कोशिका में। ये तो बोल रहा है इसके संतति कोशिका में जो बनने वाली है प्रोजेनेटर सेल,
उसके वितरण में आधा आधा करने में, वहाँ हाथ पैर नहीं लगे बेटा कि कोई आधा उठा करके हाँ भले इसके हिस्से का है यहीं रहने दे, तेरे हिस्से का है वहाँ ले जा, कैसे करेगा? उसको बताने का कार्य भी किसका है? मिजोजोम का है। मिजोजोम के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। क्या बात समझ आ रही क्या? बोलिए। इतना सिंपल सिंपल बातें, इतनी अच्छी बात है। देखो बायो मतलब गजब चीज़ है, ध्यान से समझोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा सच में। तो किसमें? कोशिका भित्ति के निर्माण में। बना किसका है? कोशिका झिल्ली का। लेकिन बना किसको है? कोशिका भित्ति के निर्माण में, कोशिका भित्ति को। डीएनए जो अंदर पड़ा हुआ उसके डबल करने में, उसको वितरण करने में दूसरी कोशिका की सहायता करता है। प्लस अरे बैक्टीरिया सांसें तो लेता है ना, जैसे हम सांसें लेते हैं, श्वसन करते हैं, हमारे पास तो नाक है, पूरा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है। वहाँ क्या है? तो वहाँ श्वसन का कार्य यही करता है। क्यों श्वसन बोला? क्यों ऐसा बोला बेटा? ऐसा इसलिए बोला, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम यही करता है, और मेन माइटोकॉन्ड्रिया का काम यही तो है। ऑक्सीजन का मेन, ऑक्सीजन ही तो लेती है वहाँ पर। तो जो ऑक्सीजन है वो अल्टीमेटली श्वसन का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर भी ये काम कौन करेगा? मीजोजोम। किसका? श्वसन का, रेस्पिरेशन का। क्या बात समझ आई क्या? कितनी सिंपल बात है, बहुत ही शानदार बात है। प्लस स्त्रावी प्रक्रिया। स्त्रावी प्रक्रिया मतलब स्त्रावण, एक्सक्रीशन, या आप कह सकते हैं बाहर कुछ चीज़ को बाहर निकालना है, कुछ चीज़ को बाहर निकालना है, तो वो सेल से कैसे निकाला जाए? उसमें भी काम ही करेगा, स्त्रावण में, बाहर निकालने में। जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र में एंजाइम मात्रा को भी बढ़ाने में। हाँ, क्या हो रहा है कि कोई देखो, अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचूं तो आपको ये माना कि ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, माना कि अगर मैं इसी लाइन को इतने से एरिया में खींचना है और मैं इसको यूं करके ऐसे करके खींचूं तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये लगभग 6 सेंटीमीटर हो चुकी होगी। तो क्या इसका एरिया जितना था, ये कवर करने वाला एरिया था, क्या ये एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताओ। आप कहोगे हाँ सर एरिया तो बढ़ गया। बढ़ गया ना? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया ना? तो इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होती है, अंदर की वॉल जो होती है वो ऐसे 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 करके वलन बने हुए होते हैं। वो वलन क्यों बने होते हैं? ताकि एंजाइम को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल पाए कार्य करने के लिए। इसीलिए तो यहाँ भी यही तो लिखा है कि एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, कि कोई जीव द्रव्य झिल्ली के क्षेत्र को बढ़ाएगा, जीव द्रव्य झिल्ली का क्षेत्र बढ़ जाएगा मिजोजोम के बढ़ने से। और एंजाइम जब काम करेंगे, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एंजाइम काम करते हैं, वो सब्सट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना? तो वहाँ रिएक्शन करने के लिए उनको ज़्यादा जगह मिल पाएगी। बस ये सिंपल सी बात है। अरे सिंपल सी बात है, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करोगे तो कम बता पाओगे, एक टेस्ट ट्यूब छोटी परख नली में करोगे तो कम बता पाओगे, बड़े बीकर में ले लोगे तो ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे ना। वही बात है, वही बात है यहाँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें याद रहेगी, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ये 5 स्टार है, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, ये लाइन 5 स्टार है, अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, जो करना है कर लेना। मैं नहीं जानता, मैंने तो समझा दिया, अच्छे से याद कर लेना। बोलो सब लोग याद कर लोगे पक्का? चलो बढ़े आगे, आ जाओ। और बचाएंगे? अरे चल जा भैया, क्या तो मैं डायग्राम को एक बार और दिखाता हूँ। ये डायग्राम पहले दिखा चुका हूँ ना, एक बार और दिखाता हूँ। मिजोजोम के टाइम पे दिखा था, अब यहाँ पर मिजोजोम कहाँ है आप पहचान के बताओ। डायग्राम में देखना मत, ये इंग्लिश का डायग्राम है तो हिंदी वाले हो आप, ठीक है? हाँ ठीक है, तो बताओ मिजोजोम कहाँ है। आप कहोगे सर ये मिजोजोम है, ये मिजो, अरे चल जा भाई, क्या चलता है मजाक। ये क्या है? ये मिजोजोम है। किससे बना हुआ है? कोशिका झिल्ली से। किसको बनाता है? कोशिका भित्ति को, बाहर कोशिका भित्ति को बनाने में मदद करता है, एंजाइम रिएक्शन बनाने में मदद करता है। इसका एरिया बढ़ गया ना, देखो एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसका एरिया बढ़ गया, इसको ऐसा करने की वजह से क्या हो गया? एरिया बढ़ गया। यहाँ पे देखो ये डायग्राम गजब का डायग्राम में लेकर के आए हुए। डायग्राम बताता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, एक ही डायग्राम में दोनों को बताता है ना? आपको तो वो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में अच्छे से समझा चुका हूँ। इस डायग्राम को आप देख लेना, थोड़ा सा पॉज करके देख लेना थोड़ा सा, और आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है क्या? फिर इसके वितरण में, किसके? इस डीएनए के वितरण में, दो कोशिका जब बनती है तो इसके वितरण में, है ना? या कोशिका विभाजित नहीं हो रही, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव है ग्राम पॉजिटिव है, गलत मत समझ जाना। आप समझोगे कि सर ये तो कोशिका विभाजित हो रहा है, कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव एक ही डायग्राम में बना के समझाया। वो जो ना जिसने डायग्राम बनाया ना, वो समझाना एक ही में चाहता था, इसलिए। ठीक, क्लियर हो गया क्या? चलो बताओ, क्लियर है ना? बढ़े आगे, आ जाओ आ जाओ। ये कुछ प्रोकैरियोट जैसे नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्लीमय विस्तार होता है, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। हाँ,
अब आप एनसीईआरटी मोड थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा एक दो लाइन और कही है, जैसे नील हरित जीवाणु। अब मुझे बताएं, नील हरित जीवाणु, नील हरित है ना जीवाणु यानी साइनोबैक्टीरिया जिसकी बात करिए, उसको हम ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, नील हरित शैवाल। तो क्या वो शैवाल है? नहीं है, वो जीवाणु ही है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर का जो डीएनए है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब उसकी लेयर किसी भी झिल्ली से वो बंधित नहीं है, उसका डीएनए ऐसे ही है, नग्न है, नेकेड है, ठीक है। तो उसके अंदर केंद्रक नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नीलहरित जीवाणु कह रहे हैं, प्रोकैरियोट कह रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है? इनके अंदर ये नील हरित है ना, नीले हरे, तो इनके अंदर वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक क्या होते हैं? कलरिंग बॉडीज, कलर करने वाले, अंदर कुछ कलर मिलते हैं, बस इतना समझ लीजिए। तो कुछ प्रोकैरियोट जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्लीमय विस्तार होता है, ये भी झिल्ली का ही विस्तार है, ये ध्यान रखना है, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं, इसमें वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है क्या? क्लोरोप्लास्ट टाइप के स्ट्रक्चर, वर्णकी लवक, इसमें वर्णक पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्रोमोप्लास्ट, इनके अंदर किसको कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट, और इनके अंदर क्रोमेटो पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, बस कलरिंग पिगमेंट होते हैं, ये मान के चलिए। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान तथा अचलायमान होती है। अब ये जीवाणु जो आपने जो डायग्राम में देखा, तो ये चलते फिरते कैसे, उनके बारे में भी तो बताओ। अंदर की सब बात होगी, चलते फिरते कैसे ये भी बताना पड़ेगा आपको। तो ये चलते फिरते हैं किससे? या तो फ्लैजिला से, है ना, फ्लैजिला से, मेनली फ्लैजिला से, या हाँ मेनली तो फ्लैजिला से ही चलते हैं, फ्लैजिला से ही चलते हैं, फ्लैजिला का काम ही चलाना है। बाकी दो और स्ट्रक्चर होते हैं, पिलाई और फिमरी, हम उनके बारे में अभी बात करेंगे, कशाभिका और ये सब चीज़ें आप बात करते हैं। यदि वह चलयमान है, अगर ये चल सकता है, तो इनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। ये कोशिका भित्ति से निकल करके बनी होती, कोशिका भित्ति से निकल करके बनी होती, कोशिका झिल्ली से निकलती है, कोशिका भित्ति के होते हुए बाहर निकलती है, ठीक है। पतली संरचना होती है जिसको कशाभिका कहते हैं, अब आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब ये कशाभिका की जो संख्या है वो कम ज़्यादा हो सकती है, किसी में एक भी हो सकती है, किसी में एक जगह जो 2-5 हो सकती है, दूसरी साइड 2-5 और हो सकती है। जैसे मैंने आपको स्पाइरलम बैक्टीरिया बताया था, उसमें कशाभिका थी बहुत सारी जगह, दोनों साइड थी, है ना। उसके बेसिस पे भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, है ना, वो आपको नहीं पढ़ना है, पेरिट्राइकस वो नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो आपको अब नहीं पढ़ना है, वो अब नहीं आता है, अब नीट में ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, एनसीईआरटी से आ रहा है तो आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो उसका अब लोड मत लीजिए। चलो, जीवाणु कशाभिका जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलम, इसको 3 भागों में बांटा हुआ होता है। पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर होगी। ये देखो, ये बैक्टीरिया का फ्लैजिलम, कौन सा फ्लैजिलम बेटा? ये है फ्लैजिला, कौन सा? ये निकला हुआ ना, देखो इससे मूव करेगा कौन? बैक्टीरिया। ये दिख रहा है ना, ऐसा फ्लैजिला, ऐसा 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 ऐसा, तो इसको ऐसे ऐसे मूव करा करके ये आगे पीछे मूव करेगा। जब आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो इसके 3 भाग होते हैं, हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। कौन कौन से भाग बेटा? हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। देखो ये है फिलामेंट, ये है हुक, और ये है बेसल बॉडी, है ना, हिंदी में भी आपको पढ़ाएंगे। और इसका डिटेल स्ट्रक्चर आपको देखना है तो ये ऐसा तो होता है फिलामेंट, ये होता है, इस भाग को कहते हैं हुक, और ये पूरा बेसल बॉडी है ना। आपको इतना डिटेल में चीज़ें आती नहीं है, बस आपको तो 3 भाग का नाम याद रखना। अगर आप चाहते हो, ये पी रिंग होती है ना, अलग अलग टाइप की रिंग होती है, आउटर रिंग, इनर रिंग, इतना आपसे नहीं पूछते हैं। मोटर प्रोटीन होते हैं, वो आपसे नहीं पूछते बेटा, आपसे नहीं पूछते। अगर आप फिर भी आप देखना चाहते हो तो यहाँ डायग्राम को थोड़ा सा रोक करके आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम रोक करके आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं अपना को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ताकि अगर आप डायग्राम को और देखना चाहते हो तो आप देख लेना अच्छे से। पर मैं कह रहा हूँ आपको ये चीज़ नहीं आती है, अब चीज़ नहीं आती है ना। हाँ, तो आपकी इतना काम करनी, बस आपको तो ध्यान रखना कि ये पूरा क्या है? फ्लैजिला। ये ऊपर से ये पूरा क्या है बेटा? फ्लैजिला है, ये पूरा फ्लैजिला है ना, जिसको हमने वहाँ पर दिखाया है। चलो, तो इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला, जैसे बात करें फिलामेंट, तंतु, फिलामेंट को क्या कहते हैं? तंतु। हुक यानी अंकुश, हुक अंकुश कहा जाता है। और बेसल बॉडी यानी आधारी शरीर, जहाँ से वो पूरा बाहर निकल के आया है, ये याद रखना है। हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी, या फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तंतु, अंकुश और आधारी शरीर, तंतु, अंकुश, आधारी शरीर। इतना सुना है क्या? तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। बताइए, जो मैंने बोला ना फिलामेंट, ये जो पूरा भाग है ना, जो वो क्या है? पूरा भाग सबसे बड़ा भाग है। कोई भाग सबसे बड़ा भाग है ना, बात सुनाई क्या? ये सबसे बड़ा भाग होता है, इतना सुना है।
ठीक है। और ये कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है और बाहर की ओर फैला होता है। और जो आपका आधारी शरीर है ना वो कोशिका के अंदर है, और जो हुक वाला पार्ट है वो भी बाहर है, लेकिन वो थोड़ा सा ही है, वो थोड़ा सा ही पार्ट बाहर है। ये आपको डायग्राम, एक बार वो डायग्राम देख लीजिए। क्या डायग्राम सबको क्लियर है क्या? बोलिए। देखो ये डायग्राम ऐसे करके देखो, ये देखो हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी, दिख रहा है क्या अच्छे से? दिखा? ये देखिए, इसको ऐसे करोगे तो ये ऐसा, ये है फिलामेंट वाला पार्ट, ये हुक वाला पार्ट, और ये है बेसल बॉडी पार्ट। क्या दिख गया अच्छे से? इसी को हमने अंदर और इंटरनल स्ट्रक्चर को ऐसे करके लेकर के आए आपके लिए, ठीक है। तंतु, अंकुश, आधारी शरीर, समझ आ गया क्या? क्लियर है क्या? बताओ, सब क्लियर है? ठीक है, चलो और पढ़ लेते हैं। जीवाणु की सतह पर पाई जाने वाली संरचना जिसको रोम और झालर कहते हैं, इनकी गति में सहायक नहीं होती है। तो गति में सहायक कौन होता है? ओनली कशाभिका। क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन है जो गति में सहायक होता है? फिर वहां पर रोम और झालर भी दे देंगे, तो आपको कहना है कि नहीं, रोम और झालर सहायक नहीं होते, कैनली ओनली फ्लैजिला इज काम आता है। फ्लैजिला जो है वही काम आता है। और जो फ्लैजिला है ना बड़ा सा है, तो वो पानी को ऐसे काटने में और आगे बढ़ने में पर काम आता है और उससे चलता है, ठीक है। चलो, रोम क्या होते हैं? रोम को कहते हैं पिलाई या पीली, पिलाई बोलते हैं वैसे, पिलाई क्या होती है ये भी। हाँ, एक चीज और रहेगी जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी है, फ्लेजिला जो होता है ना वो फ्लेजिलीन प्रोटीन का बना होता है। ये चीज आप अलग से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। कौन सा प्रोटीन बेटा? फ्लेजिलीन प्रोटीन, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, उससे वो मिलकर के बना हुआ आता है ना। आप कहोगे सर कैसे प्रोटीन, क्या प्रोटीन? डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये जो है ना ये प्रोटीन ही तो है, ये जो फ्लेजिला है ना ये मेनली इस प्रोटीन का बना हुआ है। अरे जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन ये छोटे 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 मोनोमरिक यूनिट जो है ना वो ऐसे लगते जाते लगते जाते लगते जाते लगते जाते और ये ऐसा बनाते हैं। तो ये पूरा फिलामेंट ये ऐसा बना हुआ है। फिर उसके बाद इसका ये हुक पार्ट बना हुआ है। तो ये कौन सा प्रोटीन का? ये पूरा फिलामेंट जो बना हुआ है ये फ्लेजिलिन प्रोटीन का बना है। किसका बना है? फ्लेजिलिन, फ्लेजिलिन प्रोटीन का, ठीक है क्या? बोलिए, सबको बात समझ आ रही है? बोलिए, सबको बात समझ आई क्या? क्लियर है क्या बात? आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है, चलें आगे, आ जाओ। तो यहाँ तक बात कर चुके थे रोम की, यानी कि पिलाई की बात कर रहे थे। ये भी लंबी नलिका संरचना होती है। ये पीलीन प्रोटीन की होती है। कौन सी प्रोटीन? पीलीन प्रोटीन। पिलाई जो होती है ना पिलाई पीलीन प्रोटीन की होती है, जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। कौन सा प्रोटीन? पीलीन प्रोटीन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हिंदी में भी उसको पीलीन ही कहते हैं, मतलब इंग्लिश में पीलीन लिखा जाता है, वही हिंदी में भी आपको लिखना है, पीलीन, PILN, पीलीन प्रोटीन, पीलीन प्रोटीन, पीलीन प्रोटीन, पीलीन प्रोटीन की बनी होगी, ठीक है क्या? याद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे, चलो। फिर झालर या फिम्बरी, लघुशुक जैसे तंतु हैं, छोटे झालर, लघुशुक मतलब बहुत छोटे छोटे, जो कि कोशिका के बाहर प्रवर्तित होते हैं। अब यहाँ से नीट में क्वेश्चन बहुत सी बार आ चुका है, बहुत सी बार क्वेश्चन आया है और बार बार क्वेश्चन की रिपीट होके आएगा। दोनों का कार्य अच्छे से ध्यान रखना है। देखो, जो रोम होते हैं ना, जो पिलाई होती है, उनका काम होता है कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन क्या होता है? बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन भी करते हैं ना, बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, लैंगिक प्रजनन, वो नहीं होता है। जो क्या मतलब, ऐसा क्या करते हैं कि मतलब उससे क्या है, अगर लैंगिक प्रजनन नहीं होता तो ऐसा क्या हो जाता है? तो जो पिलाई है वो क्या काम करती है? एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के साथ जोड़ने का कार्य करती है। एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के साथ जोड़ती हैं, और उसका जो प्लाज्मिड होता है, जो आपको अभी आपको दिखाते हैं, वो प्लाज्मिड को ट्रांसफर करवाती है। तो एक के कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के अंदर चले जाते हैं, दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये काम है पिलाई का। पिलाई को बोलते हैं कॉन्जुगेशन में काम करती है, ठीक है। एनसीईआरटी ने ले लिया, लेकिन ध्यान रखना है आपने को। आप कुछ क्वेश्चन करोगे तो ये जरूर आएगा आपके सामने, ठीक। अगला हम बात कर रहे हैं फिम्बरी की या झालर की। ये क्या काम करते हैं? ये काम होता है इनको, ये भी बाहर निकली हुई चीजें ही हैं, छोटी छोटी, पिलाई की जैसी है, लेकिन इनका कार्य विशेष है। क्या? ये चट्टानों में, पत्थरों में जुड़ने का, अटैच होने का कार्य करते हैं। कौन? झालर, फिम्बरी। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, वापस आएगा, आता रहेगा, ये याद रखना है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ जीवाणु में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक उत्तकों से चिपकने में सहायता करती है। तो जो अटैचमेंट का काम है वो है फिम्बरी का। किसके साथ? चट्टानों में, या फिर किसी सेल सरफेस के साथ, कोई भी दूसरा बैक्टीरिया या फिर कोई भी ऐसी चीज जो जिसके साथ, जिससे पोषण लिया जा सकता है, उसके साथ अटैच करने में, उसके साथ चिपकने में सहायता करता है। कौन? फिम्बरी। याद रखना है, नीट का क्वेश्चन आ चुका है, नीट में वापस आएगा झालर फिर से।
नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ये रोम का भी ध्यान रखना है, और फ्लैजिला का तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि नहीं समझा दिया। फ्लैजिला का काम चलने फिरने में, चलायमान में, लेकिन रोम और जालर का काम इसमें नहीं है। रोम का काम कॉन्जुगेशन में है ना, प्रवर्धन में, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन का हिंदी आप देख लीजिएगा, कॉन्जुगेशन में है ना, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड को ट्रांसफर करने में, ठीक है, रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में, ये कह सकते हैं प्रजनन, कह सकते हैं प्रजनन में, है ना। और फिर क्या हुआ, फिम्बरी या फिर झालर, जिसमें क्या हो जाएगा, लघुशुक होते हैं और जो कि अटैचमेंट में सहायता करता है। क्या बात समझ आई क्या? सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ को अच्छे से बता दिया है, तो आप कोशिश करिएगा आप अच्छे से समझने की और वापस बार बार देखने की, ताकि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वापस आप उसको देख सको। अब देखो डायग्राम एक और लेकर के आए आपके लिए, उसको देख लो, आओ, है ना। डायग्राम एक बार और लेकर के उसको देखो। ये जो है ये है आपकी फिम्बरी, ये क्या है, फिम्बरी। कौन सी है फिम्बरी, ये है फिम्बरी, इसको फिम्बरी नाम दिया। ये जो फिम्बरी है, ये जो बाहर बाहर ऐसे ऐसे निकले हुए हैं, इनको कहते हैं फिम्बरी, ये फिम्बरी है। सर पिलाई कहाँ है, हमको तो पिलाई दिखाई है, ये है पिलाई या पीलस, ये पिलाई है। ये भी ऐसा फ्लैजिला के जैसे निकला हुआ, और ये है फ्लैजिला, ये वाला भाग क्या है, फ्लैजिला। क्या दिख गया, तीनों अलग अलग दिख गया। ये इंग्लिश वाला डायग्राम है, और इंग्लिश में यहाँ पर चीज़ें लिखी भी हुई है, लेकिन जो हिंदी में आपको समझाया वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। क्या बात सुना रही क्या? बाकी उसके अलावा राइबोसोम है, ये राइबोसोम, ये छोटा सा राइबोसोम दिया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन, आप सेल मेम्ब्रेन समझ गए, सेल वॉल को आप समझ गए। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी को मैं आगे जाकर के पढ़ाऊंगा, कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं उनको इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, है ना। फिर मीजोजोम, ये हो गया मीजोजोम, देखिए मीजोजोम समझा रखा है, यहाँ छोटा सा मीजोजोम बता रखा है। क्या आपको डायग्राम अच्छे से दिख भी रहा है, क्या दिख रहा है? शायद डायग्राम अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, पर अगर मैं डायग्राम बड़ा करूँगा ना तो बहुत सारी चीज़ें चली जाएगी। हाँ, तो ये मीजोजोम हो गया, ठीक है, क्या क्लियर है? और देखिए और क्या बच गया, हाँ, ग्लाइकोकैलिक्स हो गई है, ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स है, देन बैक्टीरिया न्यूक्लियोइड है ना, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, और उसके बाद पीलस, पिलाई हो गया। इसमें एक चीज़ देना भूल गए, वो चीज़ बताओ, कौन सी चीज़ देना भूल गए? तुम कितना समझदार बन गए हो मेरे को बताओ। तुम लोग समझदार बन गए, मैंने तुमको इतना पढ़ा दिया, एक चीज़ देना भूल गए। सब डायग्राम में थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक है, मेरे को पता है, हम लोग तो टीचर है ना, हमको तो पता रहता है कि कहाँ कहाँ कोई डायग्राम में मिस्टेक है। अब हम खुद के डायग्राम तो बना के डाल नहीं सकते ना यार, क्या डालें, खुद के डायग्राम बनाओ, कलर डायग्राम, ऐसा कैसे, कौन आर्ट करे, आर्टिस्ट बने आप, है ना। एक चीज़ देना भूल गए, वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड पढ़ा चुका हूँ ना मैं आपको, प्लाज्मिड पढ़ा चुका हूँ ना, क्योंकि मेन जो डीएनए होता है ना, उसके अलावा भी तो एक डीएनए होता है, छोटा सा छुटकू सा ऐसा एक बनाना था ऐसा, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड पढ़ा था ना आपको, प्लाज्मिड पढ़ाया था, अरे पढ़ाया था प्लाज्मिड अच्छे से, पहले पढ़ाया था प्लाज्मिड, ध्यान से आगे जा करके पढ़ना, प्लाज्मिड पढ़ाया था पहले पहले शुरू में, प्लाज्मिड पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो ये तो मेन डीएनए, ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये तो इसका मेन डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, कोशिका झिल्ली नहीं है, लेकिन प्लाज्मिड का बना है। प्लाज्मिड का डायग्राम ही नहीं बनाया, प्लाज्मिड नाम ही नहीं दिया, प्लाज्मिड देना भूल गए, चलो कोई बात नहीं, है ना। किसी में मेसोसोम देना भूल जाते हैं, किसी में प्लाज्मिड देना भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, हम तो समझदार हैं, हम सब कर लेंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लोगों तक पहुंचाइए, सबको बताइए, सब बच्चों को, ताकि अच्छे A1 लेवल का कंटेंट उनको हिंदी मीडियम में मिल पाए, और इससे क्या है कि आपकी मदद हो पाएगी बच्चों। तो ऐसा है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री को टीचर को भी हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ऐसा, ताकि कुछ अच्छा हो पाएगा। तो आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करते जाइए, मज़ा आता जाएगा। फिर किसी दिन लाइव लेंगे, लाइव क्लास में तो और ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। चलिए, तो करिए तैयारी ज़बरदस्त वाली।